नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम्स आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम आज लेकर आए हैं 2016 ईयर के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सवाल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पहला सवाल है, ये सवाल है हीनयान और महायाना बुद्धिज्म के बारे में। ऑप्शन देखने के पहले हम हीनयान और महायान बुद्धिज्म को थोड़ा समझते हैं। जब बुद्धा की डेथ हुई और बुद्धा के टाइम में जिस फॉर्म में बुद्धिज्म प्रोपोगेट हुआ, उस फॉर्म को, जो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसको हीनयाना बुद्धिज्म कहा जाता है। हीनयाना बुद्धिज्म को थेरावादा और स्थरविवाद भी कहा जाता है। हीनयाना इज प्योरेस्ट फॉर्म। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें कई नई तरीके के चीजें ऐड होती गई जो बुद्धिज्म की प्योर फॉर्म थी। और बाय द टाइम ऑफ द कनिष्का वाज ए कुशाना रूलर, और उसके टाइम पे हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो दोस्तों, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उस समय तक एक नया फॉर्म उभर कर आ चुका था जिसका नाम था महायाना। महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। हीनयाना को दोस्तों थेरावादा भी कहते हैं और स्थरविवाद भी कहते हैं। हीन यान, यान मतलब क्या होता है दोस्तों? यान मतलब व्हीकल। हीन यान मतलब छोटा व्हीकल, महायान मतलब बड़ा व्हीकल। नाम से समझेंगे, ये महायान है, ये हीनयान है। जो इंडिया है उसमें महायाना बुद्धिज्म फेमस हुआ, और हीनयाना जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है वो फेमस हुआ कंट्रीज जैसे श्रीलंका। तो जब महायाना, आप देखिए, ये छोटा व्हीकल है, ये बड़ा व्हीकल है, किसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं? इस एनालॉजी से अगर हम समझेंगे तो जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं और छोटी गाड़ी में कम लोग आ सकते हैं। ये नाम दिया गया है महायाना और हीनयाना को, इनके जो ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स हैं, जिस तरह की डॉक्ट्रिन ये प्रोपाउंड करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए ये नाम दिया गया है। अब जब ये दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब एक ही रिलीजन में दो अलग अलग तरह के सेक्ट हैं, तो इनके अलग अलग बिलीफ सिस्टम होंगे। हीनयाना बुद्धिज्म मानता है कि बुद्धा वॉज ए ग्रेट मैन बट ओनली ए मैन। महापुरुष है पर सिर्फ पुरुष है, वो भगवान नहीं है, इसलिए उनकी भगवान की तरह पूजा नहीं होनी चाहिए। यही थॉट बुद्धा ने अपने जीवन काल में भी रखा था। उनका कहना था, आई एम जस्ट ए टीचर, आई एम नॉट गॉड, आई शुड नॉट बी। क्या बोला था बताइए? मुझे मेरी पूजा भगवान की तरह नहीं की जानी चाहिए। टेक्स्ट बताते हैं कि बुद्धा ने ऐसा कहा कि अगर किसी की पूजा करनी है तो उस बोधि ट्री की करिए जहां जिसके नीचे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आई एम जस्ट ए मैन। तो हीनयाना बुद्धिज्म कहता है बुद्धा इज ओनली ए मैन, ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट टीचर बट ओनली ए मैन, नॉट ए गॉड। महायाना बुद्धिज्म कहता है बुद्धा इज शुड बी वर्शिप्ड लाइक ए गॉड। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने कहीं पढ़ा हो, तो आप ये देखेंगे कि जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि भारत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप जो कि एमपी में है, वो भी विदिशा के पास, इनमें जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं, जो अर्लीस्ट वहां पे स्कल्पचर्स हैं, वहां पे बुद्धा को स्कल्पचर में एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। वहां बुद्धा को सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया है, जैसे कि पांव के निशान, जैसे कि कमल, जैसे कि हाथी, जैसे कि बोधि ट्री। तो ये क्यों? क्योंकि बुद्धा को एज ए ह्यूमन, एज ए गॉड नहीं दिखाना है, बल्कि एज ए मैन दिखाना है। ही शुड नॉट बी वर्शिप्ड, इसलिए उनकी तस्वीर नहीं बनाई गई। पर महायाना बुद्धिज्म जैसे जैसे फेमस हुआ, वैसे वैसे आप देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत सुंदर मूर्तियां बनी, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत सुंदर मूर्तियां बनी, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा की बहुत सुंदर मूर्तियां बनी। वो सब कौन से स्कूल को फॉलो कर रहे थे? वो महायाना स्कूल को फॉलो कर रहे थे, हीनयान स्कूल को नहीं कर रहे थे। हीनयान में एक और कॉन्सेप्ट है, अरहत का कॉन्सेप्ट। अरहत वो लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं निर्वाणा के पाथ पे। द पर्सन हु आर परस्यूइंग द पाथ ऑफ निर्वाणा आर अरहत। वही, और ये खुद के निर्वाण के लिए ट्राई कर रहे हैं। हीनयाना कहता है
ए पर्सन खुद के लिए आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, आपको टीचर सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, पर इफ यू वांट टू अचीव द निर्वाणा आपको खुद मेडिटेशन करना है, आपको खुद कंसंट्रेट करना है, आपको खुद मेहनत करनी है। और ये अरहत वो है हीनयाना में जो इस पाथ पे चल रहे हैं और खुद के निर्वाण के लिए ट्राई कर रहे हैं। महायाना में कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का, बोधिसत्व का। बोधिसत्व वो लोग हैं जो अरहत की ही तरह निर्वाणा के लिए ट्राई कर रहे हैं और निर्वाणा पा भी सकते हैं, पर उन्होंने अपना निर्वाणा डिले कर दिया है क्योंकि उनको लगा कि अगर ये निर्वाण पा गए तो बाकी के जो लोग हैं वो निर्वाण नहीं पा पाएंगे। तो ये वो लोग हैं दोज हु कैन अटेन निर्वाणा बट दे आर डिलेइंग देयर ओन निर्वाणा फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दे आर ट्राइंग अदर्स टू अचीव निर्वाणा बिफोर देम। सो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट महायाना का है, अरहत का कॉन्सेप्ट हीनयाना का है। हीनयाना में बुद्धा सिर्फ एक मैन है, जबकि महायाना में बुद्धा गॉड है। हीनयाना में बुद्धा की तस्वीर नहीं बनाई जाती है, सिंबल में दर्शाया जाता है, जबकि महायाना में बुद्धा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा हाँ, ये मेन कॉन्सेप्ट है इनका। अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। नहीं, हमने देखा बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, गलत। सेकंड, बोधिसत्वा इज ए कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, बिल्कुल सही है। हमने कहा बोधिसत्वा इज समवन हु इज ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, बट उन्होंने डिले कर दिया है अपना एनलाइटमेंट फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ अदर्स। तो ये सही जवाब है। इसमें देखिए कंपैशनेट वर्ड से मुझे एक और चीज याद आई, ये काम करता है आप कर्म करो, ये कर्मा के कॉन्सेप्ट पे है हीनयाना। क्यों? क्योंकि आप कर्म करोगे तो आपको खुद का निर्वाण प्राप्त होगा। पर जो महायाना है वो कंपेशन के पॉइंट पे काम करता है, कंपेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि बोधिसत्व ने जो अपना खुद का निर्वाणा, खुद का एनलाइटमेंट पोस्ट कर दिया है आउट ऑफ कंपेशन फॉर अदर्स लिविंग बीइंग। अब जब कंपेशन है और खुद का निर्वाणा रोक के दूसरों के निर्वाणा के लिए काम कर रहे हैं, तो यहीं से ही भक्ति कल्ट भी, जो बुद्धिज्म के अंदर भक्ति कल्ट है, वो भी महायाना से ही रिलेटेड है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो यहां से ये इन्फ्लुएंस आपको निकालना है। ये काम कर रहा है हीनयाना कर्मा के कॉन्सेप्ट पे और महायाना कंपेशन के कॉन्सेप्ट पे। थर्ड ऑप्शन, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट, यही डिस्कस किया। तो ये मोटा मोटा हीनयाना महायाना है जो कि बुद्धिज्म के टाइप है। और ये कब, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तब तक महायाना अपने पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। इसमें एक चीज और है जो मैं बताना भूल गया, महायाना यूज करते थे संस्कृत यूज करी है उन्होंने अपने टेक्स्ट में। उनके जो टेक्स्ट है वो संस्कृत लैंग्वेज में है। और हीनयाना ने यूज करी है कॉमन लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज। इनके जो टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में है। दे वर यूजिंग कॉमन लैंग्वेज, दे वर यूजिंग संस्कृत रिफाइनमेंट, जो कि एलीट की लैंग्वेज थी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका 2 और 3। ऑप्शन 2, what is are common to the two historical places known as अजंता एंड महाबलीपुरम। दोस्तों 2013, 2014, 2015 और 2016 पे हम आ गए हैं। महाबलीपुरम और अजंता मेरे ख्याल से हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। महाबलीपुरम हमने 2015 में डिस्कस किया था, 2014 में डिस्कस किया था, और अजंता भी हमने 2014 में डिस्कस किया था। 2015 का मुझे याद नहीं आ रहा, पर अजंता भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने एलोरा भी डिस्कस करा था। तो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया, देखते हैं उससे क्या हम इसको कर पाते हैं। मैंने टाइम पीरियड क्या बताया था महाबलीपुरम का? मैंने टाइम पीरियड बताया था महाबलीपुरम का 7th और 8th सेंचुरी, पल्लवा पीरियड। सबसे महाबलीपुरम का नाम हमने देखा था, ममलापुरम था, जो कि टाइटल था। ममला किसका टाइटल था? पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन 1 का, उनके नाम पे ये पड़ा। यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया था? शो टेम्पल है, यहाँ पे रथा टेम्पल है, यहाँ पे केव टेम्पल है, यहाँ पे अर्जुन पिनेंस और वाली एक स्कल्पचर भी है जिसपे भी हमने डिस्कस किया था। अजंता का टाइम पीरियड दोस्तों, इसके डिफरेंट टाइम पीरियड बताए गए हैं। कहीं पे आपको मिलेगा 2nd सेंचुरी BC से 8th सेंचुरी AD,
कहीं पे मिलेगा आपको 1st सेंचुरी बीसी से 8th सेंचुरी बीसी, 8th सेंचुरी एडी। तो पर आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि इसका टाइम पीरियड 800-900 साल, जो 8-9 सेंचुरीज तक यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रही। हमने ये भी देखा था कि अजंता में दो रिलीजन के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के, और एलोरा में हमने डिस्कस किया था जैनिज्म के भी मिलते हैं। महाबलीपुरम में क्या हमने ऐसा कभी डिस्कस किया? महाबलीपुरम में सिर्फ हिंदू रिलीजन के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, गलत। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डोमिनेशन, नहीं, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। बोथ है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले भी बताया था, देखा भी था। तो ओनली ऑप्शन 3। तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज देखी हो तो ये सवाल के लिए आप बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इस आंसर पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह 2016 में जिन लोगों ने 2013, 14, 15 के क्वेश्चन करे होंगे वो इस सवाल को आसानी से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। Who of the following had first deciphered edicts of Emperor Ashoka? 2015 सीरीज के जब हम सवाल डिस्कस कर रहे थे, जो उसमें जो पहला क्वेश्चन था जिसमें धोली का एलिफेंट कट इसका आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे थे, स्कल्पचर की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जो कि एम्परर अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स से उनकी बात करी थी। अब ये सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका? एम्परर अशोका के जो एडिक्ट्स थे वो हमने देखे थे दो। मैंने क्या बताया था कि वहां पर कुछ एडिक्ट्स है जिनकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। ये कौन से थे दोस्तों? जो इंडिया में थे, जो विद इन इंडिया में थे, जो आज का इंडिया है, करंट इंडिया है, उसमें थे, हमने देखा था। और लैंग्वेज थी प्राकृत। जो पाकिस्तान में थे, जो अभी करंट पाकिस्तान में थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे उस टाइम पे, शाहबाजगरी और मनसेरा, मैंने बताया था कि वहां पे लैंग्वेज तो प्राकृत है पर स्क्रिप्ट कौन सी है? खरोष्टी। तो दोस्तों जब ये एडिक्ट सबसे पहले मिले तो इनको कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि किसी को पता नहीं था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं थी किसी को भी। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। वो एक आर्किटेक्ट भी थे और वो मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी करते थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल थी उसके एडिटर भी रहे थे वो। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से, बहुत प्रयास करके इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट को डिकोड करा। इनकी वजह से ये दोनों स्क्रिप्ट को डिकोड करने के कारण हम लोग ये जान पाए कि ये जो एडिक्ट्स हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बेरात इंस्क्रिप्शन की भी इसमें मदद ली गई, और क्योंकि ये जो सोसाइटी मैंने बताई जो बंगाल में थी, एशियाटिक सोसाइटी, उसके एडिटर भी थे, तो इनके पास और भी पूरे इंडिया से जगह जगह से न्यूमेटिक एविडेंस और एपिग्राफिक एविडेंस आते थे। उन सब की मदद से इन्होंने ये स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। ईयर क्या था दोस्तों? 1837 वो ईयर है जब इन्होंने इसको डिसाइफर किया, अशोका के एडिक्ट्स को। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, इनका अगर टाइम पीरियड देखना हो तो ये इनका टाइम पीरियड है जेम्स प्रिंसेप का। 41 ईयर की एज में ये ब्रिटेन में इनकी डेथ हुई थी। ये बहुत ज़्यादा काम की वजह से डिप्रेशन में, ये इनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और ये थोड़े दिन के लिए ब्रिटेन चले गए थे, पर ये रिकवर नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई 1837 में। जेम्स प्रिंसेप जो उस समय काम कर रहे थे मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में एज एन एम्प्लॉयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एडिटर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिसाइफर कौन कौन सी लैंग्वेज करी? मैंने क्या बताया? ब्राह्मी स्क्रिप्ट करी और खरोष्टी स्क्रिप्ट करी। और लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी इन दोनों में? प्राकृत। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, इसमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, आपको नाम पता है तो ही आप कर पाएंगे।
पर हम श्रमण श्रमण ट्रेडिशन दोस्तों हमने देखा था 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफीज थे, एक हेटेरोडॉक्स स्कूल्स भी आए थे, हेटेरोडॉक्स रिलीजन भी आए थे 6th सेंचुरी बीसी में। उसमें जैसे जैनिज्म, जैना एक हेटेरोडॉक्स एक रिलीजन आया था, बुद्धिज्म एक हेटेरोडॉक्स रिलीजन आया था, उसी तरह और भी बहुत सारे वहाँ पे हेटेरोडॉक्स रिलीजन और हेटेरोडॉक्स बहुत सारी थिंकिंग उस टाइम पे आई थी। उनके जो साधु सेंट्स होते थे उनको श्रमण कहते थे, वो लोग जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को, ब्राह्मणिकल नॉलेज के को नहीं मान के हेटेरोडॉक्स आइडिया देते थे, उनके सेंट्स को श्रमण कहा जाता था। बाकी ये दो ऑप्शन भी अलग अलग हैं, इसका आंसर है दोस्तों मगध। ये थोड़ा टफ सवाल था उस ईयर, क्योंकि कई लोगों को परिव्रजराजका और अग्रहारिका का भी नहीं पता था। अग्रहारिका दोस्तों, अग्रहारा विलेजेस जो ब्राह्मण विलेजेस होते थे, जो डोनेट किए जाते थे, उनके लोगों को अग्रहारिका कहा जाता था। और परिव्रजराजका वो सेंट है जो वेंडर करते थे, जो घूमते रहते थे, वेंडन सेंट्स को ये कहा जाता था। तो अगर थोड़ा बहुत आपको नाम से भी आइडिया हो तो ये एलिमिनेशन से लोग इस सवाल के आंसर तक पहुंचे थे। उस ईयर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उनमें भी ये नहीं दिया गया है। पर श्रमण ट्रेडिशन लोगों को पता था, अग्रहारा विलेज पता था, उससे लोगों ने अग्रहारी का निकाला। और परिव्रज का भी कुछ बुक्स में था कि वेंडिंग सेंट्स को कहा जाता था उस टाइम पीरियड में। तो ये एलिमिनेशन से लोग इस आंसर पे पहुंचे थे। इस तरह के सवाल को देख के डरना नहीं है दोस्तों, हर ईयर कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में नहीं होते हैं। पर इस तरह के सवालों को सोल्व करने के चक्कर में हमें अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा ट्रेडिशनल तैयारी का तरीका है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है। हमें 85 to 90% चीज़ों को संभालना है, 10% 5% के लिए, बाकी 90% को नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of the Sunga dynasty? चलिए, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, पर फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 183 बीसी में द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को किल करा, उनका वध किया, उनको मारा। और उनको मारने के बाद आफ्टर किलिंग ऑफ द लास्ट मौर्यन किंग ही यूसर्प द थ्रोन, और वो शुंगा डायनेस्टी की उन्होंने फाउंडेशन डाली पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये उनके बेटे की लव स्टोरी के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, ये बात हो रही है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दी। अब हम 4 ऑप्शन देखते हैं। स्वप्न वासव दत्ता, वासव दत्ता का स्वप्न, ये वासव दत्ता का स्वप्न देखा, ये ऐसा बुक का नाम है दोस्तों। ये बुक लिखी थी भाषा ने। भाषा एंशियंट इंडिया के एक बहुत ही फेमस संस्कृत पोएट है। ये बुक किसके बारे में है? जैसा कि हमने कहा स्वप्न वासव दत्ता, तो इसकी हीरोइन का नाम तो वासव दत्ता है, इसके हीरो हैं उदयन। उदयन जो कि वत्स किंगडम के राजा हैं। वत्स किंगडम की कैपिटल क्या थी दोस्तों? जो आज का इलाहाबाद है उसके पास एक जगह थी कौशाम्बी। ये वहां के राजा हैं उदयन। उदयन ने स्वप्न वासव दत्ता, ये उदयन और वासव दत्ता की लव स्टोरी है। पर उदयन तो कहाँ के राजा हैं? वत्स के राजा हैं, कौशाम्बी उनकी कैपिटल है। ये सुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भाषा है, ये बड़े फेमस संस्कृत पोएट हैं एंशिएंट इंडिया के। ही इज क्रेडिटेड फॉर, किस चीज के लिए क्रेडिट है इनको, किस लिए फेमस है ये? सबसे पहली तो बात यह है कि कालिदास ने भी इनके बारे में लिखा है कि ये मेरे से भाषा बहुत ही ग्रेट पोएट है। ये कालिदास के भी पहले आए थे। और एंशिएंट इंडिया के आप जितने भी प्ले देखेंगे सब हैप्पी एंडिंग वाले प्ले हैं, ट्रेजिक नहीं है। पर एंशिएंट इंडिया के सिर्फ 2 ट्रेजिक प्ले हैं, आज तक सिर्फ 2 ट्रेजिक प्ले हैं एंशिएंट इंडिया में। वो दोनों किसने लिखे हैं? वो दोनों भाषा ने लिखे हैं। उन दोनों की थीम महाभारत पे है, दोनों महाभारत से रिलेटेड है। दोनों का नाम, पहले का नाम है उरु भंगा। उरु भंगा, मैं नाम लिख देता हूं,
और सेकंड है कर्ण भारम, कर्ण का भार, कर्ण भारम और उरुभंगा। कर्ण भारम तो आपको नाम से समझ में आ गया, कर्ण के ऊपर है। उरुभंगा है दुर्योधन, दुर्योधन और भीम की जो जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, वो आफ्टर द वॉर ऑफ महाभारत, ड्यूरिंग द एंड पीरियड ऑफ वॉर ऑफ महाभारत, जो दुर्योधन और भीम की लड़ाई हुई थी उसको लेकर उरुभंगा प्ले है। ये दोनों प्ले किसने लिखे हैं? भाषा ने लिखे हैं। भाषा किसके पहले था? भाषा कालिदास के पहले था। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि कालिदास ने खुद लिखा है। कहां लिखा है? मालविका अग्निमित्रा, मालविका अग्निमित्रा कालिदास का पहला प्ले माना जाता है। द फर्स्ट प्ले रिटन बाय कालिदास, ऐसा माना जाता है मालविका अग्निमित्रम है। मालविका अग्निमित्रम के इंट्रोडक्शन में कालिदास ने भाषा के बारे में लिखा है और कहा है, भाषा की उन्होंने बहुत तारीफ करी है और भाषा के बारे में लिखा है कि क्या लोग भाषा को जितना प्यार करते हैं, भाषा को जितना सम्मान मिलता है, उसके सामने कालिदास क्या है, ऐसा मालविका अग्निमित्रम के इंट्रोडक्शन में कालिदास ने लिखा है। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्ले है। और जैसा कि मैंने बताया, कालिदास का पहला लिखा हुआ प्ले है। इसमें हीरोइन का नाम है मालविका और हीरो का नाम है अग्निमित्रा। अग्निमित्रा कौन है? अग्निमित्रा है शुंगा प्रिंस। किसका बेटा है? पुष्यमित्री शुंग का। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा कि मालविका अग्निमित्रम में ही इसका आंसर है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। कालिदास एंशियंट इंडिया के संस्कृत के सबसे बड़े प्ले राइटर माने जाते हैं। कालिदास से पहले भाषा है, भाषा के बारे में मैंने बताया और भाषा की तारीफ कालिदास ने अपने पहले प्ले की इंट्रोडक्शन में करी है। दोस्तों, कालिदास ने और भी बहुत चीजें लिखी है, हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कालिदास की जो सबसे दो फेमस पोयम है वो है रघुवंशा और एक कुमार संभव। ये दोनों बहुत ही फेमस और बहुत बड़ी पोयम है। दोबारा मैं नाम बताता हूं, कुमार संभव और रघुवंशा। कुमार संभव कार्तिकेय के जन्म को लेकर है और रघुवंशा रघु जो कि डायनेस्टी थी भगवान राम की, लॉर्ड राम की जो डायनेस्टी थी उसके ऊपर है रघुवंशा। इसके अलावा इन्होंने प्ले भी लिखे हैं। इन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे हैं? इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, विक्रम उर्वशी लिखा है और मालविका अग्निमित्रा लिखा है। मेघदूता, मेघदूता भी एक पोयम है जो कालिदास ने लिखी है। इट इज अबाउट द लव स्टोरी ऑफ यक्ष। यक्ष मेघदूत, मेघ मतलब बादल, दूत मतलब मैसेंजर। इसमें यम नहीं यक्ष मैसेंजर बना के भेजता है बादल को, क्लाउड को, कि जाओ मेरे प्रियतम, मेरे लवर को मेरा मैसेज दो। ये भी कालिदास ने लिखा है। रत्नावली, दोस्तों रत्नावली किसने लिखा है? रत्नावली लिखा है किंग हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन हमने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे हुएनसांग की। हुएनसांग का सवाल 2013 या 14 के पेपर में हमने डिस्कस किया था। वहां पे हमने हर्ष का टाइम पीरियड भी देखा था। हर्ष का टाइम पीरियड था 606 से 647, ये टाइम पीरियड है हर्ष का। ये हर्षवर्धन ने बुक लिखी है रत्नावली। दोस्तों, हर्षवर्धन ने दो और बुक लिखी है जिनका नाम है नागनंदा और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है। इस रत्नावली का जो नायक है उसका नाम भी वो भी यही है, उदयन। ये जो उदयन किंग है, जो स्वप्न वासव दत्ता का नायक है, जो हीरो है, ये ही रत्नावली का भी हीरो है। स्टोरी अलग है पर हीरो रत्नावली का भी उदयन ही है। उदयन कहाँ का किंग है? वत्स किंगडम के कौशाम्बी कैपिटल का किंग है। और इसमें हम क्या और रिवाइज कर सकते हैं? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन था? उन्होंने लिखी थी हर्षचरितम। तो आप खुद देखिएगा कि उनका कोर्ट पोएट कौन था। ये बुक किसने लिखी है? ये इसमें बायोग्राफिकल अकाउंट मिलता है हर्षवर्धन का हर्षचरित में। आप खुद होमवर्क एक इस तरह से देखिए और इसको खुद देखिए कि हर्ष का कोर्ट पोएट कौन था। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है मालविका अग्निमित्रम। 6th क्वेश्चन, with reference to the economic history of medieval India, the term अराघट्टा refers to। ये भी देखिए मेमोरी का सवाल है, इसमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है। अराघट्टा पर्शियन व्हील को कहते हैं।
ये अर्ली मिडाइवल टेक्स्ट में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये पर्शियन व्हील है जो कि इरिगेशन में काम में आता है। कैसे काम में आता है? ये वेल है मान लीजिए, अब वेल के अंदर पानी है, या तो अब इस पानी को इरिगेशन करना है, ये लैंड है। अब इरिगेशन करना है तो या तो एक आदमी बार बार, ह्यूमन यहाँ पे बार बार बाल्टी से पानी डाले, पिचर से पानी डाले, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसे पर्शियन व्हील बनाते थे जिसमें पिचर लगे रहते थे, और एक एक्सल के थ्रू एक यहाँ पे मान लीजिए एनिमल है, वो एनिमल राउंड में, सर्कल में चारों तरफ घूमता था, और ये पिचर, ये जो पर्शियन व्हील है अरागट्टा, ये ऊपर नीचे होता था, और जब ये नीचे से ऊपर आता था तो पानी अपने आप ही बाहर आके इरिगेशन करता था। इरिगेशन का एक काम एनिमल पावर से होता था, पर्शियन व्हील के थ्रू होता था, एक्सियल यहाँ पे लगा रहता था, उसके थ्रू होता था। इसमें पिचर होते थे। इस तरह ह्यूमन लेबर बच जाती थी, एनिमल लेबर से इरिगेशन का काम जल्दी होता था। इस पर्शियन व्हील को अरागट्टा कहा गया है, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। सेवंथ क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दोस्तों फिर ये सिर्फ याद रखने का सवाल है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। इसमें देख लेते हैं इरापट्टी। इरापट्टी दोस्तों लैंड, वो लैंड है जिसका रेवेन्यू सेट अपार्ट कर दिया है। जो विलेज के अंदर टैंक है, पानी के जो स्रोत हैं, मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। दोस्तों उस जमाने में हर विलेज में, ये साउथ इंडिया की बात हो रही है, ये साउथ इंडिया की टर्मिनोलॉजीज हैं तीनों ही, साउथ इंडिया और दक्कन की टर्मिनोलॉजीज हैं तीनों ही। इसमें इरापट्टी वो एक लैंड है जिससे जो रेवेन्यू आया उसको सिर्फ यूज किया जाता था मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक में। और विलेज टैंक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो इरिगेशन के काम भी आता था और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के काम भी आता था। तो इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल ऑफ दैट विलेज। तो उसके रख रखाव के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए अलग से लैंड का एक टुकड़ा, एक लैंड को, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता था। उसको इरापट्टी, उस लैंड को इरापट्टी कहते थे। घटिकास दोस्तों, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। पल्लव टाइम में जो पल्लवास थे, जिनकी नेवल सेंटर महाबलीपुरम हमने डिस्कस भी किया था, वो उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। और जनरली जो टेम्पल्स थे दोस्तों, उस टाइम पे टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एजुकेशन में। टेम्पल्स में एजुकेशन दी जाती थी, और टेम्पल्स के आसपास के एरिया में जो घटिकास हैं, कॉलेज जनरली अटैच्ड का मतलब है टेम्पल्स को। दोस्तों उस टाइम पे लैंड बहुत दी जाती थी, बहुत सारा पैसा दिया जाता था, लैंड रेवेन्यू इनको दिया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। और बड़े टेम्पल जिनके पास ज्यादा रेवेन्यू होता था, वो कॉलेजेस भी इनसे अटैच कर दिए। मतलब इनका जो टेम्पल का रेवेन्यू है, उसी रेवेन्यू से कॉलेजेस मेंटेन किए जा रहे थे। और इन कॉलेजेस को मेंटेन करने के लिए इन टेम्पल्स को कई बार रेवेन्यू फिर ग्रांट्स भी दी जाती थी, और बहुत सारे चैरिटी भी किंग के द्वारा या फिर नोबल्स के द्वारा दी जाती थी। तनियूर्स, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोस्तों सही है। तनियूर कहते हैं विलेजेस डोनेटेड टू ए सिंगल ब्राह्मण और ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। नहीं, सिंगल ब्राह्मण, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को हमने देखा था जो अग्रहारा विलेजेस कहा जाता है, उनको अग्रहारा विलेजेस कहा जाता है। और तनियूर्स एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहा जाता है। तो इसमें 1 और 3 आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि ब्राह्मण विलेजेस को ब्रह्मदेया विलेजेस कहा जाता है। ब्रह्मदेया विलेजेस, अग्रहारा वो विलेजेस हैं जहां पे पीजेंट्स एग्रीकल्चर करते हैं, उसको अग्रहारा विलेजेस कहा जाता है। ब्राह्मण भी कर सकते हैं, पर जो स्पेसिफिकली ब्राह्मणों को दिया जाता है वो ब्रह्मदेया विलेजेस है। और अग्रहारा विलेजेस का मतलब है वो विलेज जहां पे खेती की जाती है, जो पीजेंट है, जहां पे वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं और नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं। ब्रह्मदया विलेज सिर्फ ब्राह्मण विलेजेस है। 8th, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा। कृष्णदेवा राय बहुत ही फेमस किंग है विजयनगर के। उनका टाइम पीरियड दोस्तों, ये इनका टाइम पीरियड है
इनका इनका रूल गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इनका रूल गोल्डन पीरियड कहा जाता है विजयनगर एम्पायर के का जो पूरा टाइम पीरियड है उसमें इनका टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम देखते हैं। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए उस जमाने में लैंड रेवेन्यू बहुत ही मेजर सोर्स था किसी भी स्टेट की आमदनी का, किसी भी स्टेट के रेवेन्यू का, किसी भी स्टेट की इनकम का। अब लैंड अलग अलग तरह के होते थे, कुछ ऐसे लैंड होते थे जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, कुछ ऐसे लैंड होते थे जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी कम अच्छी है, कुछ ऐसे लैंड होते थे जहां पे रेन कम होती है, बारिश कम होती है, कुछ ऐसे लैंड होते थे जो माउंटेन एरियाज में होते हैं। तो उस टाइम जो लैंड रेवेन्यू की रेट थी वो इस तरह से फिक्स की जाती थी कि अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ अमाउंट का लैंड है तो आपको उसमें से ऐसा माना जाता था कि आपको इतना फिक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन या फिर कैश उस ग्रेन का कन्वर्ट करके आपको रेवेन्यू में देना है। पर क्वालिटी ऑफ लैंड अलग अलग होगी, तो अगर एक जैसी नहीं है तो फिर अगर हम एक रेट फिक्स करेंगे तो इट विल नॉट बी फेयर। इसलिए क्वालिटी ऑफ लैंड के हिसाब से टैक्स की जो रेट है वो फिक्स की जाती थी इस टाइम पे। और सिर्फ यहीं पे नहीं की जाती थी, तुर्किश रूल के अंदर ऐसा ही सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी था, और बाद में इसको और रिफाइंड फॉर्म में आया। ये किसके ड्यूरेशन में आया? शेरशाह सूरी के टाइम पे आया, अकबर के टाइम पे आया, और रिफाइंड फॉर्म में आया। रिफाइनमेंट आता गया टाइम के साथ, पर ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्री टैक्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये हमें पता कैसे लगती है दोनों बातें? ये दोनों बातें जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए और जो लोकल इंडिया के जो टेक्स्ट हैं उनसे ये बातें दोनों पता लगती हैं कि ऐसा था। जो प्राइवेट ओनर्स है, देखिए ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जो प्राइवेट ओनर्स है वर्कशॉप जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो भी एक इंडस्ट्री टैक्स देते थे, उनसे भी एक टैक्स लिया जाता था। मतलब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम था विजयनगर एम्पायर का वो इवॉल्व था। लगभग दोनों तरह, देखिए दोनों अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं पर इन पर टैक्स लग रहा है, मतलब इवॉल्व टैक्सेशन सिस्टम था इन फ्रेंच। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। बंजाराज ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, बंजारा तो आप सबने देखे होंगे और मूवीज में भी देखे होंगे, और रियल लाइफ में तो हो सकता है कई लोगों ने ना देखे हों जो कि शहरी कल्चर में हैं, जो कि टाउन्स जो कि बड़े सिटीज में रहते हैं, अर्बन सेटअप में रहते हैं। पर बंजारा जनरली कॉमन आदमी बंजारा से मतलब समझता है वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। पर ये कॉमन मीनिंग जो लोगों को समझ में आता है। पर मिडाइवल पीरियड में बंजारास एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? क्योंकि वो कॉमर्स में, ट्रेड में इन्वॉल्व थे। वो एक जगह से दूसरी जगह कॉमर्स और ट्रेड में इन्वॉल्व थे, और मेनली किसके ट्रेड में इन्वॉल्व थे? ग्रेन्स, जो अनाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसमें इन्वॉल्व थे। दोस्तों जो सूफी सेंट्स हैं उनके लिटरेचर को मलफूजात कहा जाता है। मलफूजात, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, काम आ सकती है। जो सूफी सेंट्स है इनके लिटरेचर को मलफूजात कहा जाता है, जो एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। किसके डायलॉग फॉर्म में? जो लीडिंग सूफी सेंट हैं वो अपने डिसाइपल से बात कर रहा है, बातें बता रहा है, और उस टेक्स्ट को मलफूजात कहा गया। इसमें सूफी जो इनकी फिलोसफी है उसके बारे में तो बात है ही सही, पर सूफी फिलोसफी के अलावा उस टाइम पीरियड कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या हो रहा है उसकी भी बात है। उसमें कई सूफी संत के मलफूजात में बंजारास को बहुत ही सेलिब्रेट किया गया है, हेल्ड किया गया है। क्यों इसलिए सेलिब्रेट किया गया है कि बंजारास अपने साथ लाते थे अनाज, ग्रेन। तो एक देखिए, आप अर्बन सेटअप में रह रहे हैं, मान लीजिए अगर किस गांव से अनाज आना बंद हो जाए, गांव से अनाज ना आए तो शहर की हालत क्या होगी। इसी तरह उस जमाने में जब कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना डेवलप नहीं था, ट्रेड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था कैरेवंस पे, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो ला रहे हैं अनाज उनके ऊपर डिपेंड करता था। तो इनको बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया बंजारास को। और कई मलफूजात में लिखा है कि जैसे ही बंजारास आए शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अपने साथ अनाज लाए। रेट्स, जो अनाज की रेट है शहर में कम हो गई क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, या किसी शहर में अनाज की कमी थी
तो उससे भूखे लोग रह रहे थे, स्टारवेशन फैल रहा था, वो कम हो गया, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो वो क्या थे? बंजारास ट्रेडर्स थे। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर इसके साथ मैंने मलफूजात और सूफी लिटरेचर में क्या है और उनको किस तरह से उनका डिपिक्शन किया गया है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं बताने की कोशिश करी है। अगर कुछ मलफूजात या सूफी से रिलेटेड सवाल आए तो आपको ये नॉलेज भी हो, इसलिए मैंने बताया। द प्लान ऑफ सर, देखिए क्रिप्स मिशन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और हमने ये बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। इसके फेलियर के बाद आईएनसी ने क्या लॉन्च करा? क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था अगस्त 9th ऑफ अगस्त ऑफ 1942। क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि क्रिप्स के प्रपोजल को आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्रिप्स का प्रपोजल आईएनसी ने कहा हमें मंजूर नहीं है। क्रिप्स ने जो प्रपोजल दिया था, मोस्ट ऑफ द जो उस प्रपोजल की ज्यादातर चीजें थी उसमें लिखा हुआ, उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पर क्रिप्स प्रपोजल ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड, ये मेरा प्रपोजल है, इसके हिसाब से हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको ये ऑफर कर रही है, तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में फुली सपोर्ट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को, वार एफर्ट में पूरी तरह से सपोर्ट करिए। और अगर जब सपोर्ट आप करेंगे, जब वॉर खत्म हो जाएगी, तो वॉर के खत्म होने के बाद ये प्रपोजल इंप्लीमेंट होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इमीडिएट लेवल पे कुछ नहीं कहा था, जो भी होना था वॉर के खत्म होने के बाद होना था। पर आईएनसी उस टाइम क्या डिमांड कर रही थी? आईएनसी डिमांड कर रही थी कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, इंडियंस जो लीडर हैं उनके हाथ में पावर ट्रांसफर की जाए, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन लीडर्स के हाथ में हो, ताकि इंडिया विल बी वेल इक्विप्ड टू हैंडल टू फेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चैलेंजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसीलिए, क्योंकि इसके ज्यादातर जो चीजें थी, जो कि इसके प्रपोजल थे, वो इंप्लीमेंट होने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो गांधी जी ने इसलिए कहा कि जो क्रिप्स प्रपोजल है वो क्या है? पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक बाद की तारीख का चेक है जिसको अभी कैश नहीं कराया जा सकता। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने ऐड करा कि इट इज नॉट ओनली ए पोस्ट डेटेड चेक बट ए चेक इशूड बाय फेलिंग बैंक। एक उस बैंक ने इशू करा है जिसका खुद भरोसा नहीं है कि वो फ्यूचर में रहेगा या नहीं। तो ये छोटा सा स्टोरी इससे रिलेटेड है। अब ये कह रहे हैं प्लान ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एनविसाज्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या उन्होंने इसमें, मतलब आपको क्रिप्स प्रपोजल पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं, क्रिप्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही थी। एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, कल हमने कैबिनेट जो 2015 का पेपर डिस्कस किया था उसमें हमने कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, मैंने ये भी बताया था उसमें से एक यही स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। मतलब 1942 में ही नहीं, वो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया इसका भी पार्ट थे। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, नहीं, ये भी इन्होंने बात नहीं करी। हमने कैबिनेट मिशन में देखा था कि पार्टीशन की बात तो कैबिनेट मिशन के ने भी नहीं करी थी। इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, नहीं, अगर रिपब्लिक बनी जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो ही नहीं रही तो फिर रिपब्लिक कैसे बन जाएगा। इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ये क्रिप्स ने बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the main reason for the split in the National Congress at Surat in 1907? 2015 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सूरत स्प्लिट मैंने बताई थी। किसका रिएक्शन था सूरत स्प्लिट? जब हम क्रोनोलॉजी पूरा देख रहे थे तो स्वदेशी मूवमेंट के बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या इशू हुआ था हमने अच्छे से डिस्कस किया था, और सूरत स्प्लिट भी हमने डिस्कस की थी। मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन से पता लग जाएगा, हमने अच्छे से डिस्कस किया था 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते समय। पहला ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, ये रीजन नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट्स lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government, इस ऑप्शन पे बाद में आएंगे। सी देखते हैं, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये रीजन नहीं था। अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
ये रीज़न नहीं था। मैंने जब आपको मैं जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि एक्सट्रीमिस्ट्स को मॉडरेट्स पे भरोसा नहीं था, वो उनको लाइबिलिटी समझते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट के लिए, और मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को लेके थोड़े डरे हुए थे कि अगर एक्सट्रीमिस्ट ने पावर कैप्चर कर ली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ कांग्रेस टू बी सक्सेसफुल। इसका आंसर बी है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग। अब ये केशव चंद्र सेन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है 19th सेंचुरी इंडिया की, और ये पूछा गया है कि किस किस से किस किस, इन जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट में, तो दोस्तों इसमें जुड़ने की बात नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। इनके में से किसके इस्टेब्लिशमेंट में एसोसिएटेड है। इस्टेब्लिशमेंट में एसोसिएटेड मतलब फाउंडिंग मेंबर या फिर एज ए फाउंडर ये एसोसिएटेड है। दोस्तों, केलकटा यूनिटेरियन कमिटी राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश करी थी। इससे केशव चंद्र सेन किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं थे इस्टेब्लिशमेंट में। और ये कब करी थी? 1821। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा भी इस्टेब्लिश करी थी, आत्मीय सभा। और 1828 में ब्रह्मो सभा। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं इंफॉर्मेशन। ब्रह्मो सभा, जिसका नाम बाद में सभा से बदलकर समाज भी हो गया था। इसी ब्रह्मो समाज से बाद में केशव चंद्र सेन भी एसोसिएटेड हुए थे बाद में। पर कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी से कोई इनका एस्टेब्लिशमेंट से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। टाइम पीरियड भी 1821 है, 1821। ये जो न्यू डिस्पेंसेशन, इन्होंने एक नए तरीके मंदिर, नए तरीके पूजा प्रधान विधान को लेके ये केशव चंद्र सेन ने ही चालू किया था, और इसका टाइम पीरियड ईयर है 1868। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये पहले इससे जुड़े हुए थे ब्रह्मो समाज से, बाद में इन्होंने अपना खुद का इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन चालू करा था। ईयर था 1870। तो इसका आंसर है 2 और 3। इसमें ये राजा, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन इन सबको लेकर एक लेक्चर बनाएं जिसमें उस टाइम पीरियड में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर क्या क्या हो रहा था, कौन कौन से लोग उस फ्रंट से जुड़े हुए थे, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ये तो हो गया। 13 क्वेश्चन, मोन्टागू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू। दोस्तों आपको याद होगा 1919 के रिफॉर्म एक्ट कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 14-15 में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। किस बारे में थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, किस तरह से इंडिया को गवर्न किया जाएगा उसके ऊपर थे। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज सबसे पहले ऑर्गेनाइज किस लिए हुआ था, इसके देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। सत्य शोधक समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी बहुत ही फेमस ज्योतिराव फूले, पूना बेस्ड महाराष्ट्र के उस एज के 19th सेंचुरी के बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर। सो कोल्ड जो लोअर कास्ट होती है, सो कोल्ड जिसको लोग कहते हैं, हालांकि हमें ऐसी किसी भी बात में बिलीव नहीं करना चाहिए, जो सो कोल्ड लोअर कास्ट उस समय समझी जाती थी 19th सेंचुरी में, ये उसमें से उसके मेंबर थे ज्योतिराव फूले, और इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फूले। दोस्तों ज्योतिराव फूले का टाइम पीरियड 1827 से 1890, 63, हाँ 1827 से 1890 सत्य शोधक समाज की उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी 1873। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने क्या काम करा उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इन्होंने उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा काम किया। एक तो वुमेन एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल, जो जिन तबकों को एजुकेशन से दूर रखा जाता था, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए इन्होंने वुमेन एजुकेशन, और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके एजुकेशन को लेके, दलितों की एजुकेशन को लेके, अनटचेबल्स की एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा काम किया। इसके अलावा
फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए इन्होंने ऑर्फनेज चालू करे, विडो रीमैरिज को ये सपोर्ट करते थे, कास्ट सिस्टम के ये अगेंस्ट थे, इसके अलावा आइडोलेट्री को ये अपोज करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत ही फेमस बुक इन्होंने लिखी थी जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वेदास और इन सब के बारे में इन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म लिखी थी कि किस तरह ब्राह्मणिकल कल्चर उस टाइम जो डोमिनेंट है उन्होंने किस तरह से यूज किया है नॉलेज को लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करने में। इसके अलावा जो हमें सत्य शोधक समाज है, सत्य शोधक समाज है, इसको प्रपाउंड करने में, इसको इसके आइडियाज को प्रपाउंड करने में जिन्होंने एक न्यूज़पेपर था दीन बंधु। ये दोस्तों मराठी न्यूज़पेपर है, दीन बंधु मराठी न्यूज़पेपर है जो कि पुणे से प्रकाशित होता था, पुणे से पब्लिश होता था, जो कि 1870 आई थिंक 1877 या 1878 में इसका पब्लिकेशन चालू हुआ था। ये अपने टाइम का इंडिया का फर्स्ट एक्सप्लिसिटली न्यूज़पेपर था जो कि सिर्फ बात करता था लेबर क्लास की। लेबर क्लास में कौन आता था दोस्तों उस समय? वर्कर्स आते थे और एग्रीकल्चर फार्मर्स आते थे, उनके हितों की उनके इंटरेस्ट की बात करता था। नाम भी है दीन बंधु, फ्रेंड ऑफ दीन मतलब गरीबों का दोस्त। दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट पूना में हुआ था, मराठी लैंग्वेज का था। और कृष्ण राव पांडुरंग ये इसके फाउंडर थे। कृष्ण राव पांडुरंग इसके फाउंडर थे। तो दोस्तों ये बात भी याद रखने की है, इस टाइम पीरियड की है, इससे भी सवाल आ सकता है। तो अब तो बहुत इजी हो गया। ए मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार नहीं, महाराष्ट्र में है ये। ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, गलत। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र बताया था। डी ऑप्शन पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो दोस्तों सी ऑप्शन है। पर ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा रोल है। जो चीजें मैंने बताई वुमेन एजुकेशन में, एजुकेशन ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने में, ऑर्फनेज चलाने में, और जो मैंने बातें बताई कि इन्होंने सत्य शोधक समाज एक और बात है, मेंबरशिप इसकी ओपन थी सबके लिए, ना रिलीजन कोई बार है ना कास्ट कोई बार है। ऐसा नहीं था कि हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग इसका मेंबर नहीं हो सकते थे, वो भी हो सकते थे, दूसरे रिलीजन के लोग भी मेंबर हो सकते थे और थे भी। और दीन बंधु हमको याद रखना है, और दीन बंधु के फाउंडर और दीन बंधु की लैंग्वेज मराठी। और कहां से छपता था? पूना से। बाद में शिफ्ट हो गया था दोस्तों, ये एक लोखंडे करके इससे एडिटर जुड़े हुए थे, बाद में ये फाइनेंशियल रीजन से मुंबई शिफ्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 15th, the Swadeshi boycott were adopted as method of struggle for the first time during the, दोस्तों मेरे ख्याल से अब तो 6-7 बार डिस्कस कर चुके हैं, स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था, तो एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट नहीं था, 1960 में 1916 में पहुंच गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 ये भी डिस्कस करा हुआ है, ये भी डिस्कस किया हुआ है। विजिट ऑफ साइमन कमीशन ये भी कम से कम 3 बार डिस्कस करा हुआ है, 1928 में आ गए। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि स्वदेशी और बॉयकॉट की बात जो 1906 के कांग्रेस में जो सेशन हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने थे, 2015 में हमने डिस्कस किया था। 2015 के जब पेपर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे इस तरह का एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। तो ये तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये 2016 का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया। इसमें अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आप कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छी तरीके से उस डाउट को आपको क्लियर करें। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।